हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र जो है डिराइव करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और हर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या फिर कोई अदर बोर्ड हो। तो इस क्वेश्चन को किसी न किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस पिछली बार 2024 की जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें काफ़ी कम सेट में देखा गया है, लेकिन 2025 वाले सेट में ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आप सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट होता है तो आप डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, उसको अगले वीडियो में आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम समझना होगा, जो कि आपको तभी आपका आगे का डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो डायग्राम को समझने के साथ साथ हम लोग जो इसकी लैंग्वेज होगी, यानी जो हिंदी में इसका थ्योरी लिखी जाएगी, वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँगा। तो आप ध्यान में रखिएगा और अपनी कॉपी पेन लेके हमारे साथ पढ़िएगा और नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले क्या है, हम एक अवतल गोलीय पृष्ठ लेंगे जो कि r त्रिज्या से मिलकर बना होगा, जिसको हमने Z1 और Z2 नाम दिया है, जिसकी वक्रता त्रिज्या r है, और जो दो पारदर्शी माध्यमों से बना रहेगा, एक होगा माध्यम 1 और एक होगा माध्यम 2। जो माध्यम 1 है वो विरल है, यानी इसमें वायु हम ले सकते हैं, और जो माध्यम 2 है वो सघन है, यानी इसमें हम कांच एज्यूम कर सकते हैं इसकी जगह। जिनके अपवर्तनांक हमने लिख दिए हैं, एक का अपवर्तनांक n1 तथा दूसरे का अपवर्तनांक n2 है। पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है O से दो प्रकाश किरणें चल रही हैं। ये एक बिंदु वस्तु है जिससे दो प्रकाश किरणें चल रही हैं। एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के लंबवत यानी सीधे मुख्य अक्ष पर ही निकल जा रही है, जो दर्पण से अपवर्तन के पश्चात यह सीधी रेखा में अपवर्तित हो जाती है और बिना विचलन के सीधे ही ये निकल जाएगी। और जो दूसरी है किरण, वो माध्यम के बिंदु A पर इस प्रकार आपतित होगी कि ये जो अभिलंब आपको दिख रहा है CN, माध्यम जो दूसरी किरण है OA आपको किरण दिख रही होगी, ये जो सीधी रेखा में जा रही है अभिलंब पर जाती है। यहाँ पर इसका अभिलंब का बिंदु है। आपने कक्षा 10th में पढ़ रखा होगा, यदि कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो जिसके कारण हमारा अभिलंब जो है CN, ये जब सघन माध्यम, क्योंकि ये है विरल वायु, ये है सघन माध्यम कांच, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर की दिख रही है रेखा CN, इसको हमने अभिलंब मान रखा है, और ये जो O से लेकर के यहाँ तक की रेखा है, ये इसको जाना चाहिए था इस डॉटेड लाइन पर, बट ये सघन माध्यम में जाने के कारण ये थोड़ा मुड़ गई है, जो कि AB से हमने इसको प्रेजेंट किया है। अब इस किरण को जब हम पीछे बढ़ाएंगे, यानी इसको हम मानते हुए कि जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो हमने डॉटेड लाइन से प्रेजेंट किया है इसको, जो कि I पे हमको मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, क्योंकि आगे जाने पर ये किरण दूर होती जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इधर जा रही है, एक मुख्य अक्ष पर जा रही है, तो ये सीधी रेखा में चली जाएगी, बट ये जब जाएगी तो इधर और मुड़ जाएगी, तो ये काफ़ी दूर जाके तब भी आगे नहीं मिलने वाली है, जो कि हमने पीछे इसको बढ़ा के बना दिया है। तो जिस पे ये I बिंदु पर मिल जाएंगी, जहाँ पर बिंदु आकार का हमें प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो दूरियां ली गई हैं, अब ये P जो है ये ध्रुव है, ध्रुव से C की दूरी हमने R मान ली है, और ध्रुव की प्रतिबिंब की दूरी हमने V मान ली है, और ध्रुव से वस्तु की दूरी U हमने प्रेजेंट की है। अब यहाँ से
हम अभिलंब और जो प्रतिबिंब बन रहा है और जो वस्तु है उनके बीच के कोण को हमने एज्यूम कर लिया है। ये है अल्फ़ा और ये है बीटा और ये गामा हमने एज्यूम किया है। आप जानते हैं कि जो रेखा जो वस्तु से प्रकाश किरण चलती है वो अभिलंब से टकराने के पश्चात जो कोण बनाती है, यानी आपको मैं बता दूं कि जैसे कि हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है कि ये हमारा कोई दर्पण है जिसका हमने ये अभिलंब खींच लिया। जब कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है तो ये दूसरे मार्ग में परावर्तित हो जाती है। तो आपका ये जो कोण होता है वो होता है आई यानी आपतन कोण, और ये कोण जो होता है वो होता है आर यानी परावर्तन कोण। तो इसी प्रकार से आपको ये दिख रहा है ओ ए सी, ये है रेड कलर से मैंने किया है, ये हो जाएगा आपतन कोण, और दूसरा जो हो जाएगा सी ए बी यानी ये इतना कोण, ये हो जाएगा परावर्तन कोण। आपने क्लास 10th में ही मैथ में पढ़ रखा है कि एकांतर कोण जो होते हैं वे एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि ये अभिलंब है और ये जो सीधी रेखा जा रही है इससे आप देख रहे हैं कि ये आर है और ये भी हमारा आर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये डेरिवेशन की थ्योरी रहेगी, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई लिखाने की बात नहीं रहती है, आपको जो इसमें दिया गया है वही आपको लिखना होता है। तो चलते हैं हम आगे के डेरिवेशन को करते हैं, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को स्किप ना करिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप सीखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, आपको त्रिभुज दिख रहा होगा ओ ए सी में, ये ओ ए सी में क्या रहेगा देखते हैं। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओ ए सी यानी ये आई आपतन कोण लिया जा रहा है। हम जानते हैं कि जो त्रिभुज के दो कोणों का योग वाय कोणों के बराबर होता है, यानी ये जो अल्फा दिख रहा है, गामा जो दिख रहा है, गामा जो ये दिख रहा है, ये जो दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी अल्फा प्लस आई जो होगा वो गामा के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो गामा है वो इज इक्वल टू अल्फा प्लस में आई के बराबर है। अब हम आपतन कोण यदि निकालना चाहें तो इस गामा को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू गामा माइनस में अल्फ़ा हो जाएगा, जिसको हम समीकरण नंबर 1 एज्यूम कर सकते हैं। अब दूसरा जो कोण होगा हमारा वो है आई ए सी में, आपको ये कोण तो ओ ए सी में हमने निकाल लिया, और दूसरा त्रिभुज दिख रहा होगा कि आई ए सी में, जिसमें अंतः कोण क्या रहेंगे, अंतः कोण बीटा और आर रहेंगे यानी परावर्तन कोण, और बाह्य कोण रहेगा गामा ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज आई ए सी में क्या हो जाएगा, इसमें जो बीटा और आर यानी परावर्तन कोण वो हो जाएंगे बाह्य कोण के बराबर, यानी गामा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस में आर। अब यदि हम परावर्तन कोण निकालना चाहें तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी बीटा को हमें इधर भेजना होगा, तो परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा गामा माइनस में बीटा। इसको हम समीकरण नंबर 2 एज्यूम कर सकते हैं। अब आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ रखा होगा स्नेल का नियम, जो कि होता है, हम लोग यहाँ पे सिस्टमेटिक लिखेंगे, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन में साइन आर, जो कि होता है n2 अपॉन में n1। अब हम जानते हैं कि जो अवतल गोलीय पृष्ठ हमारा है, जिसका अवतल गोलीय पृष्ठ जो आपको दिख रहा है ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है, जबकि ये इतना छोटा अज्यूम किया जाएगा। जो बिंदु ए होगा और पी होगा, और जो मैंने एम लिख रखा है, ये बिंदु यहाँ पे जो एच रेखा मिल रही है ये काफ़ी नज़दीक होगा, तो हम इसको मान लेंगे कि ये ध्रुव पी पर ही है। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा कि यदि अवतल गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा है तो बिंदु ए जो है, मैंने बताया ए जो है वो ध्रुव पी के निकट होने पर आई व आर के मान अत्यंत छोटे होंगे, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण काफ़ी छोटे होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
यदि अवतल गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा है, जब अवतल गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा होगा तो जो आपतन कोण होंगे और परावर्तन कोण होंगे वो हमें बहुत ही छोटे प्राप्त होंगे। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन आई जो है वो अप्रॉक्स आई के बराबर है और जो साइन आर है वो अप्रॉक्स आर के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n2 अपॉन में n1 इज इक्वल टू आई अपॉन में आर। यहाँ पे हम ये इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। अब ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब हमको पता है कि ये आई और आर के मान हमने पहले यहाँ से निकाल रखे हैं। आप देख लीजिए, ये आर का मान रहा और आई के मान रहे। हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में आई व आर के मान रखने पर, जब हम समीकरण 3 में आई व आर के मान रखेंगे तो ये हो जाएगा n2 अपॉन में n1 इज इक्वल टू, आई का मान हमारा दिया गया है गामा माइनस में अल्फ़ा, तो इसको हम लोग रख देंगे गामा माइनस में अल्फ़ा अपॉन में, फिर आर का मान दिया गया है गामा माइनस में बीटा, तो गामा माइनस में बीटा हो जाएगा। फिर हम अगले स्टेप में इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमने पीछे लिखा था n2 अपॉन में n1 इज इक्वल टू गामा माइनस में अल्फ़ा अपॉन में गामा माइनस में बीटा। अब देख सकते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसका, यानी इसका इससे कर देंगे और इसका इससे कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा n2 गामा माइनस में बीटा हो जाएगा, यानी इसका जो है n2 से कर दिया और इज इक्वल टू में n2 का कर देंगे, n1 का कर देंगे गामा माइनस में अल्फ़ा। अब हम इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n2 गामा माइनस में बीटा n2 इज इक्वल टू n1 गामा माइनस में n1 अल्फ़ा। अब हम जो गामा वाले हैं वो एक तरफ कर लेंगे और जो बीटा वाला है उसको एक तरफ कर देंगे। हम ये जो बीटा है इसको माइनस का है, तो जब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और जो ये गामा है इसको जब लाएंगे ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं n2 गामा माइनस में n1 गामा इज इक्वल टू, अभी ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बीटा n2 बीटा माइनस में n1 अल्फ़ा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गामा जो है हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम गामा को कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा n2 माइनस में n1 इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस में n1 गामा। अब ये जो हमारी समीकरण प्राप्त हुई इसको हम लोग लिख सकते हैं समीकरण नंबर 4। अब अगले स्टेप में हम लोग जानते हैं कि जो गोलीय पृष्ठ है उसका द्वारक बहुत ही अत्यंत छोटा है, तो हमने अभी आपको बताया था कि ये जो M P हैं ये एक ही बिंदु पर होंगे। तो इस प्रकार जो हो जाएगा, जब ये एक ही बिंदु पर हम इनको मानेंगे तब ये जो अल्फ़ा बीटा गामा हैं ये अत्यंत छोटे हो जाएंगे। इस दशा में क्या कर सकते हैं हम लोग, हम इनको tan अल्फ़ा tan बीटा और tan गामा एज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है इसका आधार तो पता ही है, और ये हो जाएगी इसकी लंब और ये भुजा हो जाएगी इस त्रिभुज की कर्ण। तो हमें आधार पता है और ये लंब पता है। तो आप लोगों ने टैन वो उसमें पढ़ रखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में कि लाल LAL बटे कक्का, तो लंब बटे आधार हमको पता है, यानी हम tan थीटा को एज्यूम कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे चूंकि पृष्ठ का द्वारक
पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा है, अतः कोण जो है अल्फा कामा बीटा तथा गामा भी छोटे होंगे। जब अल्फा बीटा गामा छोटे होंगे तो हम लोग इस दशा में हम लोग अल्फा कामा बीटा तथा गामा के स्थान पर क्रमशः हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा कामा में tan बीटा तथा tan गामा हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार में हम लोग लिखेंगे, अतः जो अल्फा हो जाएगा वो हो जाएगा tan अल्फा और जो बीटा हो जाएगा वो हो जाएगा tan बीटा और जो गामा हो जाएगा वो हो जाएगा tan गामा। तो हम लोग जानते हैं tan अल्फा जो होता है यानी tan जो होता है वो लंब बटे में आधार होता है। तो लंब हमारा यहाँ पे am है और आधार जो है वो है हमारा u दिया गया है, यानी OP हम लेंगे आधार, जो कि हमारा पहले हम इसी तरह लिखेंगे am और OP लिखेंगे, जो कि हमारा आधार हो जाएगा इज इक्वल टू am अपॉन में OP। अब हमने पहले ही यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इसका जो द्वारक है वो अत्यंत छोटा होगा, यानी am जो है वो होगा AP और जो OM है यानी यहाँ तक जो हम दूरी ले रहे हैं वो पूरी दूरी हो जाएगी OP। तो हमने यहाँ पे पहले स्टेप में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दी है, जो कि हमारा हो जाएगा OM पहले स्टेप में रहेगा, फिर जब हम लिखेंगे OP तब हमारी दूरी अगली OP हो जाएगी। यहाँ पर हम बॉक्स में लिख दे रहे हैं कि चूँकि जो हमारा OM जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा OP, यानी यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूँ M इज इक्वल टू बराबर है P के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे जहाँ जहाँ M है वहाँ हम P लिख सकते हैं, यानी AP अपॉन में OP। ये जो वैल्यू होगी ये हम पुट करेंगे। फिर इसी प्रकार tan बीटा जो है, बीटा हमारी केवल इसकी आधार की वैल्यू बदलेगी, बाकी लंब जो है वही रहेगा यानी AP रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू में AP अपॉन में IP हो जाएगा और जो गामा हो जाएगा वो AP अपॉन में यहाँ पे CP हो जाएगा, AP अपॉन में CP हो जाएगा। अब जो हमने समीकरण नंबर 4 एज्यूम की थी, यहाँ पे हम तीनों अल्फ़ा बीटा और गामा के मान रखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें मिस्टेक भी हो सकती है, तो आपका जो डेरिवेशन है वो थोड़ा गलत हो सकता है, तो आप लोग इसका पूरा ख्याल रखिएगा। तो हम लोग अगले स्टेप में लिखेंगे समीकरण 4 को हम लोग लिख लेते हैं पहले इस नए पेज पे। तो जो हम समीकरण 4 लिख रहे हैं इसको हम ये वाला जो पार्ट है इसको हम इस तरफ लिख रहे हैं, यानी n2 बीटा माइनस में n1 अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा n2 माइनस में n1, जो कि समीकरण हमारी 4 है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने अल्फ़ा और बीटा और गामा की सभी की वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल ली हैं। तो हमारा हो जाएगा, हम यहाँ पे रखेंगे n2। अब बीटा की वैल्यू देखिए AP अपॉन में जो बीटा की वैल्यू होगी वो होगी AP अपॉन में रहेगा IP माइनस में n1 रहेगा, इसको हम एक बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं n1। फिर हमारी अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो AP रहेगी, अगले स्टेप में मैंने लिखा है, और OP रहेगी, फिर इसको बॉक्स में बंद कर दिया। फिर जो गामा की वैल्यू होगी वो AP अपॉन में CP हो जाएगी। आप लोग देख रहे होंगे AP अपॉन में
CP हो जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सारा वैसा ही रहेगा, N2 माइनस में N1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं AP और AP तीनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे AP को बाहर। तो AP बाहर आ गया, ये हो गया N2 अपॉन में IP माइनस में N1 अपॉन में OP जो कि ब्रैकेट में बंद, और AP अपॉन में CP, फिर N2 माइनस में N1 हो जाएगा। अब हम यहाँ से AP को कैंसिल कर सकते हैं, फिर हमारा बचेगा N2 अपॉन में IP माइनस में N1 अपॉन में OP हो जाएगा, और फिर यहाँ से इज इक्वल टू N2 माइनस में N1 अपॉन में CP हो जाएगा। यहाँ से हम लोग ये जो IP, OP और CP हैं, इनकी जब वैल्यू हम रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि चित्र में हमें ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं। जो हमारी IP की वैल्यू है, यानी I से लेके P की वैल्यू, वो है V। और जब क्योंकि ये अवतल गोलीय पृष्ठ है तो हम इसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इसके आगे जो हम दूरी वस्तु की तरफ दूरी नापेंगे उसको नेगेटिव अवतल दर्पण में नापी जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे N2 अपॉन में माइनस का V और माइनस में OP N1 अपॉन में OP क्या है, OP जो है हमारी वस्तु है, उसकी दूरी हमने U ली है, तो इसको भी हम माइनस में लेंगे। तो माइनस का ये हो जाएगा U इज इक्वल टू N2 माइनस में N1 अपॉन में CP क्या है, CP आप देख रहे हैं ये वक्रता केंद्र है, यानी R, इसको भी हम माइनस में लेंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरफ भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी हम इस तरफ का एक माइनस निकाल लेंगे और ये माइनस निकाल लेंगे, तो हम ये पूरा माइनस एक बाहर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू N2 अपॉन में V माइनस में N1 अपॉन में U ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू माइनस हमने बाहर निकाला N2 माइनस में N1 अपॉन में कैपिटल R, ये हो जाएगा। इस प्रकार ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर हम और भी सॉल्व करना चाहें, एक सिस्टमेटिक पैटर्न में लिखना चाहें, तो हम इसके नीचे N1 से भाग दे देंगे, जो हर है उसमें हम N1 से भाग दे देंगे, क्योंकि हम जानते हैं चूँकि N2 अपॉन में N1 इज इक्वल टू N होता है, यानी इसको हम अपवर्तनांक से लिख सकते हैं। तो हम इसको भाग देंगे जब N2 अपॉन में N1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे तो N1 ऊपर है और बटे में भी N1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके इज इक्वल टू 1 हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये माइनस रहेगा, V है अपॉन में माइनस ये रहेगा बीच में, और U इज इक्वल टू यहाँ पर भी हो जाएगा N माइनस में 1 अपॉन में R। फिर अगले स्टेप में इसको भी हम लोग N लिख सकते हैं, तो N अपॉन में V माइनस में 1 अपॉन में U इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन में R, जो कि आपको यही प्रूव करना था। और इसी के आपको लगभग में 5 नंबर का ये डेरिवेशन आता है, और भी इसमें ऐड कर दिया गया, तो इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपने अच्छे से इसको सीखा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले, इससे काफ़ी उनको भी फ़ायदा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।